हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा के बारे में। हम बचपन से संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उसकी डिफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स। चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। जैसा कि संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द वो शब्द होता है जिसमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण होता है। जैसे अगर हम ये बोलें कि लड़का पढ़ रहा है, और अगर हमको इसका लिंग वचन के साथ चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि लड़की पढ़ रही है। मतलब ये जो लड़का लड़की, इसका लिंग वचन के साथ रूपांतरण हो जा रहा है, इसलिए इसको विकारी शब्द कहेंगे। इसी प्रकार संज्ञा जो है वो एक विकारी शब्द होती है। विकारी शब्द कई होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया। चलिए बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा राम, तो राम ये एक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञा का पद परिचय की। संज्ञा के पद परिचय जानने से पहले हम जानते हैं कि पद क्या होता है। बात करते हैं पद की, तो सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। सार्थक वर्ण समूह मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा कमल, तो ये सार्थक शब्दों का समूह है। इसमें सार्थक वर्ण है क, म, ल, ये सार्थक वर्ण शब्द समूह है। तो वही बात कह रहा है कि सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है, यानी किसी वाक्य में इसका प्रयोग होता है, तो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। चलिए बात करते हैं संज्ञा के पद परिचय की। तो पद परिचय में क्या होता है? पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका व्याकरणिक स्वरूप बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। इसे अन्वय भी कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा राम ने रावण को मारा, तो इसमें दो संज्ञा है, एक तो राम है और दूसरा रावण। तो इन दोनों में क्या इसका पद अन्वय होगा उसको देखते हैं। राम, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, मारक क्रिया का ये करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रावण की। तो रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक मारक क्रिया का कर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा बेसिकली 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश की संज्ञा से कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश में जो नाउन होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हम समझते हैं कि हिंदी में भी 5 प्रकार के होते हैं, बट ऐसा नहीं है। कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग हिंदी में संज्ञा जो होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है, और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें व्यक्तियों के नाम के बारे में बताया जाएगा। इसको समझने की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होगी जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को बताया जाए। जैसे कि राम, गंगा, पटना, ये सारा व्यक्ति के नाम का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत, ये सारी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके भाग की। तो इसके 2 भाग माने गए हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें जिस शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। जैसे कि हमने बोला सोना, तो सोना एक द्रव्य है, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे किसी समूह की बात की जा रही है। तो समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है या वह संज्ञा है जो शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह मतलब पूरे ग्रुप का बोध कराता है। जैसे हमने बोला वर्ग, टीम, ये सारी चीज़ें समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा में हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, जैसे सुख, दुख, क्रोध, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहले जो आता है वो होता है व्यक्ति का नाम। जैसे मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा राम,
श्याम, ये सारी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। नेक्स्ट दिशा, दिशा की बात करते हैं तो कोई भी दिशा हो सकती है, जैसे पूरब पश्चिम, ये सारे जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय जाति, राष्ट्रीय जाति की बात करें तो जैसे भारतीय, जापानी, ये सारे जो हो जाएंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत लोग इसमें ये कंफ्यूज होंगे कि भारतीय तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बता रहे हैं, स्पेसिफिक देश के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय जाति का जो बोध कराती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है किसी नदी का नाम, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट महासागरों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। नेक्स्ट बात करते हैं पुस्तकों के नाम, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सारी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट समाचार पत्रों के नाम, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला। नेक्स्ट बात करते हैं तो नगर और शहरों के नाम, जैसे कानपुर, दिल्ली, मुंबई, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं सड़क और चौकों के नाम, जैसे गदौलिया, आज़ाद चौक, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट दिन, त्योहार और उत्सवों के नाम। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिन है तो कौन सा संज्ञा होगा, बट जो भी दिन होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, किसी त्योहार या उत्सव का नाम हो गया, जैसे विजयादशमी, दीपावली, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट महीनों के नाम, चाहे वो इंग्लिश महीने के नाम हो, जनवरी, फरवरी, या हिंदी महीनों के नाम हो, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दार्शनिक तथ्य के नाम, जैसे कि आत्मा, परमात्मा, ये सारी चीज़ें भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आता है वो होता है पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षी, जैसे किसी भी पशु का हम नाम रख सकते हैं जो पूरी जाति को डिनोट करता है, जैसे कि हमने बोला गाय, तो गाय ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। किसी पक्षी का नाम जैसे तोता, तो ये पूरी जो उसकी पूरी कम्युनिटी है, जो पूरी उसकी जाति है, इसको डिनोट कर रहा है। किसी वस्तु का नाम, जैसे चेयर, मेज, टेबल, ये सारी चीज़ें वस्तुओं के नाम जो भी होंगे वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं के नाम। प्राकृतिक आपदा जैसे कि आंधी, तूफान, ये सारी प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होंगे। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक आपदा तो जैसे कि हमने जातिवाचक संज्ञा बोला, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक आंधी या तूफान का नाम आता है या किसी स्पेसिफिक चक्रवात का नाम आता है, जैसे हमने बोला तितली, तो तितली एक साइक्लोन का नाम है, लेकिन ये यहाँ पे जो तितली है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। लेकिन अगर हम केवल चक्रवात बोलते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक संबंधों के नाम, जैसे कि मामा, दीदी, बहन, भाई, भैया, ये सारी जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं वो सारे सामाजिक संबंधों के नाम वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कार्यों के नाम, जैसे जो भी प्रोफेशंस होते हैं, जैसे जो गार्डनर का वर्क है या फिर टीचर, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, जो किसी पूरी कम्युनिटी को डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर भी जो है वो भी एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा को पहचानना बहुत ही ईजी होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पूरे समूह को बताए, जैसे दल, संघ, मंडल, सभा, कुंज, गुच्छा, झुंड, टीम, आयोग, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसी समूह को डिनोट करती हैं, इसलिए यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी द्रव्य के बारे में बताए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो, जिससे कोई वस्तु बनी हुई है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, धुआं, ऑक्सीजन, तेजाब, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि मिठास हो गया, क्रोध, कालिमा, ये सारी चीज़ें। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से किया जा सकता है। जैसे कि पुरुष, पुरुष जो हमारा वो एक जातिवाचक संज्ञा है, और अगर हमें इससे भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, पुरुष में त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो पुरुषत्व बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपना। अपना हमारा एक सर्वनाम होता है, और उसमें अगर हम त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं तो अपनत्व हो जाता है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बात करते हैं सुंदर। सुंदर एक विशेषण है, और विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जो होगा सौंदर्य। नेक्स्ट बात करते हैं निकट। निकट से भी हमारा बन जाएगा, निकट एक अव्यय शब्द है, इसमें हम ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा निकटता बन जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, फिर देखते हैं कि वो किस टाइप के हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है सतसई। सतसई कौन सा संज्ञा होगी? सतसई जो है वो, सतसई मतलब होता है 100। ये कहें कि सतसई की रचना जो थी वो बिहारी ने की थी, तो सतसई कैसा है, कौन सी संज्ञा है? तो सतसई जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो पूरा ग्रुप को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं विजयादशमी। विजयादशमी एक त्योहार का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़कपन, लड़कपन ये लड़का से बना हुआ है, जातिवाचक संज्ञा से ये भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। लड़का हमारा एक जाति होता है और उसमें हमने पन जोड़ करके लड़कपन बनाया है, जो कि भाववाचक संज्ञा को डिनोट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूरी। दूरी भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट गवैया, गायक से हमारा गवैया बना है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट राज्यपाल, राज्यपाल ये पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।